नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। विजयलाल सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के दादिया में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, रेलवे से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर पानी साझा कर रहे हैं, पानी को समुद्र में जाने से बचा रहे हैं। कांग्रेस ने पानी पर सियासत की है। राजस्थान में ईआरसीपी योजना को रोकने के लिए भी कांग्रेस ने अड़चनें लगाई थी। राजस्थान मध्य प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों और सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच पर लिखा जा रहा है। साथियों, बीते 1 वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां 1 साल में हजारों भर्तियां भी निकाली। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया, उससे ज्यादा काम हमने
10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव था। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने बोला कि कांग्रेस के नेता संविधान को निजी जागीर समझते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं, कांग्रेस का आरक्षण पर क्या रुक रहा। ओबीसी आरक्षण के लिए 1955 में काका कालेलकर कमेटी बनी थी, इसकी रिपोर्ट कहां है। कांग्रेस ने अपने राज में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। ये पार्टी 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन जब तक संसद में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद रहेगा, हम धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। और क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, एक बार सुनवाते हैं आपको, सुनिए। मान्यवर, जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए, हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। जो कहते थे कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, उनको भी हमारी जनता ने, हमारे संविधान की खूबसूरती ने जवाब दिया है। हम आज दुनिया का 5वां अर्थतंत्र बनकर सम्मान के साथ, और ब्रिटेन जिन्होंने सालों तक हम पर राज किया, और ये जो मैंने तीनों आगाही कही वहीं से पक्ष विपक्ष में से आई थी, आज ब्रिटेन भी अर्थतंत्र की तालिका में हमारे पीछे खड़ा है। हमारे संविधान में, हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए, और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन इस जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन, इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं
थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया मान्यवर। 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की। और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार कर कोई अपने लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है, तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इस सभी दृष्टि से देखें तो संविधान की दोनों सदन में जो चर्चा हुई है, वो चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदन में बैठकर देश का भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और देश की जनता के लिए भी क्षीर करने में बहुत मदद करेगी कि किस पार्टी ने, आज जो 75 साल की मीमांसा होगी, इसमें स्पष्ट हो जाएगा किस पार्टी ने जब जब जनता ने शासन अपने वो पार्टी के हाथ में दिया, संविधान का सम्मान किया है या नहीं किया है। मान्यवर, बहुत लंबी आजादी की लड़ाई के बाद हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए तब दुनिया भर के कई राजनीतिक पंडितों ने कई आगाहियां की थी कि ये देश बिखर जाएगा, शायद बन ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने ऐसी आगाही की थी कि यहां डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रस्तापित हो ही नहीं पड़ सकते, एकता हो ही नहीं सकती और ये देश आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। और आज जब 75 साल के समय के बाद, संविधान को स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सरदार पटेल का मैं अब धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरदार साहब के अथक परिश्रम के कारण आज देश एक होकर मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रमों को एक साथ आयोजित करना है। इस प्रस्ताव के कारण सदन में मत विभाजन हुआ, जिसमें 269 सांसदों ने पक्ष में और 198 ने विरोध में मतदान किया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के नेता फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर चल रही हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं। यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक युवा इजरायल गए हैं निर्माण कार्य के लिए, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। यूपी के युवाओं का लोहा पूरी दुनिया मान रही है।
लाख से अधिक नौजवानों को अब तक इस स्किल मिशन के साथ जोड़ा गया है। 6 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। देश में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 17,865 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790 करोड़ रुपए के लिए प्रस्ताव शामिल किए गए और इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने बीती जुलाई में 12,209 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अब मूल बजट और दोनों अनुपूरक बजट मिलाकर इस वित्तीय वर्ष का बजट आकार 7,66,513 करोड़ रुपए हो गया। विकास से जुड़े कार्यों का अधिकांश बजट संबंधित विभाग प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी विभागीय योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सदन में पेश किया गया दूसरा अनुपूरक बजट मूल का बजट 2.42% है। उन्होंने कहा कि विकास को तरजीह देने वाली सरकार है। जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422 करोड़ रुपए का अनुदान भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कंटिजेंसी से 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव इसमें शामिल है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव में पीडीए पंचायत में शामिल सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे और उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि समाज में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। समाज में फैले भाईचारा को बीजेपी नफरत फैलाकर समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल वैसे ही हैं जैसे वो थे। हम सभी को भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की शांति छीनी। आपको बता दें कि यूपी सपा प्रदेश अध्यक्ष की यह टिप्पणी स्थानीय प्रशासन के एक मंदिर को फिर से खोलने के बाद में आई। देखो, वहां जहां शांति है वहां अशांति पैदा कर रहे हैं। जहां पर भाईचारा है, सौहार्द के साथ लोग रह रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने का काम कर रही है। और जो जहां तक उस मंदिर का मामला है और उस मंदिर में जो भगवान की पूजा पाठ लोग करते हैं, अस्सी तोड़ने की बात करते हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ने की बात करते हैं, मकान का मालिक ये कह रहा है कि इसमें दरवाजा कोई नहीं तोड़ा है। मैं स्वयं जा करके उसमें ताला बंद किया हूं। ये मोदी जी जो कह रहे, योगी जी जो कह रहे हैं कि नफरत पैदा करवाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो है और इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि ये दंगाई लोग हैं, देश में भाईचारे के साथ के रहने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की जरूरत है। तो वहीं वाराणसी के मदनपुर इलाके में भी संभल जैसा एक प्राचीन मंदिर मिला है, जिस पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मंदिर के बाहर शंख बजाकर और हर हर महादेव का नारा लगाकर अनुष्ठान किया। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे दिन मौजूद रही। उधर संभल के सरायतरीन क्षेत्र में एक और मंदिर मिला है जो पिछले कई सालों से बंद था। इस मंदिर में त्योहारों पर पूजा होती है। पुलिस ने मंदिर को खुलवाया। ये मंदिर प्राचीन है जो कि राधा कृष्ण नाम से जाना जाता है। मंदिर के आसपास पहले हिंदू समाज के लोग रहते थे जो कि पलायन करके वहां से चले गए थे। मंदिर खुलने के बाद मंदिर परिसर में साफ सफाई का काम किया गया। तो ये तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है और दूसरी संभल की। यहां पर ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब ये मंदिर मिला था, जब इसका दरवाजा खोला गया तो ये बिल्कुल अजीब स्थिति में था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर में साफ सफाई किया गया है। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वाराणसी से,
वो आज जो मंदिर मिला है उसको लेकर वहां पर लोग पहुंचे और वहां पर साफ सफाई किया गया और फिर शंखनाद किया गया। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो मंदिर के सामने खड़ी हैं वो शंखनाद कर रही हैं और साथ ही साथ हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों हाल ही के दो बड़े मामलों के ये तस्वीरें हैं। पहला वाराणसी में जो मंदिर मिला है, दूसरा जो संभल में जो मंदिर मिला है। और दूसरे संभल में जो मंदिर मिला है आप देख सकते हैं कि रंगाई पुताई का भी कार्यक्रम हो गया है और वहां पर पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं महोबा में किसानों की मूंगफली उपज के लिए खोला गया खरीद केंद्र का आज तक ताला नहीं खुला और जिसको लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गया और अब किसानों पर सरकारी सिस्टम की डबल मार पड़ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से मूंगफली लेकर जो है किसान का एआरटीओ दयाशंकर ने 50,000 रुपए का चालान कर दिया, जिसको लेकर विधायक ब्रजभूषण राजपूत और राकेश गोस्वामी ने एआरटीओ दयाशंकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राकेश गोस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एआरटीओ घुसखोर है और ऐसा रिश्वतखोर अफसर महोबा में बिल्कुल नहीं चलने वाला। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली के चालान पर परिवहन मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि रिश्वतखोर एआरटीओ ने महोबा में कोहराम मचा रखा है, जिसकी जांच कराने की मांग की गई। इसमें राय की कोई बात ही नहीं है। जिस दिन मुझे मालूम हुआ था कि इन्होंने किसानों के ट्रैक्टरों का चालान किया है मूंगफली से लदे हुए, मैंने उसी समय इसको फोन करके डांटा था कि भाई अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो महोबा में नहीं रह पाओगे। और उसी दूसरे दिन मैंने माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी से बात की, इसकी शिकायत दर्ज कराई और लिखित में भी शिकायत इसकी मैं भेज चुका हूँ। दरअसल ये आरटीओ जब से आया है इसकी प्रवृत्ति जो है किसानों को परेशान करने की, और मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि किसानों का शोषण कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसानों को किसी प्रकार से किसी भी विभाग द्वारा परेशान किया जाता है तो हम लोग उसके खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे और उनको सजा दिलाएंगे। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने वाले मेरठ महोत्सव कार्यक्रम में अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी हिस्सा लेंगी, जिसको लेकर मेरठ सूचना विभाग की तरफ से हेमा मालिनी का एक वीडियो जारी किया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद हेमा मालिनी जनता से कार्यक्रम में आने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। ये कार्यक्रम मेरठ के भामा शाह पार्क में आयोजित होगा, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नमस्कार, मैं हेमा मालिनी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसे मेरठ शहर में इस वर्ष 21 से 25 दिसंबर तक भव्य मेरठ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महाभारत काल से अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम तक मेरठ अपने महान ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। मेरठ एक अगली खबर आगरा से है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कल यानी आने वाले कल की बात कर रहे हैं हम, और बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर लखनऊ विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के आह्वान के बाद आगरा से कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको, सुनिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान किया गया था कि कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें तमाम आगरा के जो कांग्रेसी हैं वह लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे। तभी आगरा पुलिस ने उनको उनके ही निवासों पर नज़रबंद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अनुज शिवहरे। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर आगरा पुलिस है और इनको सुबह से ही नज़रबंद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अनुज जी, आज लखनऊ जाना था आपको, आप नहीं जा पाए, आगरा पुलिस ने सुबह से ही डेरा डाल रखा है। देखिए, मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक करके लौटा ही था, तो मैं अपने परिवार के साथ बात कर रहा था। इसी दरमियान मेरे को मेरे कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज ने बुला के नीचे रोक दिया है और लगातार मेरे पे तब से पूरी नज़रबंदी रखी जा रही है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे पे रोका जा रहा है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों डर रही है, क्यों नहीं बात करना चाहती देश पे किसानों की लगातार ये सरकार दम घोट रही है। लगातार चाहे यूरिया का कट्टा हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे तमाम किसानों के MSP की बात हो, क्यों नहीं बात करना चाहती। अब एक नया मुद्दा और सामने आया कि किसानों के लिए पूरा बिजलीकरण प्राइवेट सिर्फ उन उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है
और किसानों का खून पिया जा रहा है। क्योंकि आप बता दिए 200 यूनिट पे कहाँ से किसान ट्यूबवेल चला लेगा। आप बात करिए देश में बेरोजगारी की, बेरोजगारी पे सरकार बात नहीं करना चाहती, ना महंगाई पे बात करना चाहती, ना लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे, अपराध के मामले में लगातार इस देश को, इस समाज को एक दूसरे से सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।